चलिए राष्ट्रपति टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको शुरुआत से बता। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, इसका आर्टिकल देखें तो लास्ट लाइन से आर्टिकल 52 में क्या था, राष्ट्रपति का पद था। ठीक है, प्रेसिडेंट के पद के बारे में बताया। ठीक है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है आर्टिकल 52। 53 में क्या था, एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति या कार्यकारी शक्तियां किसमें नहीं होंगी, राष्ट्रपति में नहीं होती। ठीक है, राष्ट्रपति में नहीं होंगी। 4 से 54 4 से चुनाव, 4 से 54 4 से चुनाव। तो 54 में क्या है, चुनाव। ठीक है, किसका, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। ठीक है, 5 से 55 5 से पद्धति। ठीक है, 5 से 55 5 से पद्धति, किसके, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति। ठीक है, अभी चुन के आ गए हो गए। 56 में क्या है, कार्यकाल। ठीक है, टेन्योर। और कितने वर्ष का कार्यकाल रहता है, 5 साल। ठीक है, कार्यकाल खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर से री इलेक्शन। आर्टिकल 57 क्या बोलते हैं, री इलेक्शन, पुनः निर्वाचन। ठीक है, री इलेक्शन किसका, प्रेसिडेंट का। ठीक है, 58 अनुसार 60 याद के थे, 58 योग्यता है। ठीक है, तो योग्यता, शर्तें, शपथ, एक साथ रहना हमेशा। योग्यता, शर्तें, शपथ। ठीक है, फिर हो गया योग्यता, शर्तें, शपथ, ये सब खत्म। राष्ट्रपति के पद देख लिए, कार्यक्रम देख लिए, लास्ट में क्या किया था, उसको भगा दिए थे। ठीक है, तो आर्टिकल 61 में क्या था, महाभियोग। ठीक है, ये आर्टिकल्स देखना है। क्या बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट पद का उल्लेख कौन से है, आर्टिकल 52 में। ये सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए। प्रेसिडेंट पद का उल्लेख कौन से, आर्टिकल 52 में। ठीक है, 53 में क्या, कार्यकारी शक्ति है, किसमें नहीं होगी, राष्ट्रपति में। मतलब कार्यकारी में समझ लो, काम करने की, जो देश का संचालन हो रहा है। ठीक है, जैसे सारे राष्ट्रपति के साइन के बिना कुछ काम नहीं होते। ठीक है, उसके बाद 4 से 54 जैसे चुनाव, किसका चुनाव, तो प्रेसिडेंट का चुनाव। इस तरीके से 4 से 54 जैसे चुनाव। 5 से 55 5 से पद्धति। 6 से 56 देखो, फिर 56 में क्या है, इसका कार्यकाल है। 57 में री इलेक्शन, फिर से इलेक्शन हो क्या है। उसके बाद 58 में योग्यता, शर्तें, शपथ। लाइन से 58 59 60 है ना, इसको हमेशा ऐसे याद रखना, योग्यता, शर्तें, शपथ। 61 में क्या दिया हुआ है, महाभियोग। ठीक है, 61 में क्या दिया हुआ है, महाभियोग। अब देखो, तो 54 में जब चुनाव है, तो चुनाव कौन कौन करेगा, इसके निर्वाचक मंडल की बात करता है। ठीक है, कौन, आर्टिकल 54। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल इसको बोलते हैं इलेक्टोरेट कॉलेजियम। ठीक है, निर्वाचक मंडल कौन कौन होंगे शामिल, तो पहला लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो एक होते हैं इलेक्टेड, एक होते हैं नॉमिनेटेड। एक होते इलेक्टेड, एक होते नॉमिनेटेड। ठीक है, लोकसभा में टोटल 545 सीट्स है। 545 में 543 सीट्स क्या है, इलेक्टेड है, चुन के आते हैं। ठीक है, और 2 सीट्स को क्या, एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में टोटल 245 सीट्स है। ठीक है, 245 में आपका इलेक्टेड है 233, और ये 12 को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लिया बोला, एक तो इलेक्टेड, लोकसभा के इलेक्टेड, राज्यसभा के इलेक्टेड। ठीक है, 543 और 233। ठीक है, लोकसभा के इलेक्टेड, राज्यसभा के इलेक्टेड, ये दोनों शामिल होंगे। और कौन शामिल होंगे, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बोलिए, और विधानसभा के कितने, अब जैसे 29 राज्य तो नहीं रहेगा, कितने रहेंगे, 28 राज्य। तो
28 राज्यों के, ठीक है, 28 स्टेट्स के निर्वाचित सदस्य। अब उसमें भी निर्वाचित होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? इलेक्टेड लोग, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। और क्या, तो जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ विधानसभा स्थित है? दिल्ली और पुदुचेरी में, ठीक है। तो दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो सारे के सारे निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे किसके? राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। तो क्या बोला? जैसे चुनाव, तो ये प्रेसिडेंट का चुनाव की बात करता है, ठीक है। इसके इलेक्टेड कॉलेजियम में, ठीक है, इलेक्टेड कॉलेजियम मतलब निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें किसमें विधानसभा? दिल्ली और पुदुचेरी में, यहाँ के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे। इतना देखे थे। इसी में एक पॉइंट और देखे थे, क्या कि सपोज किसी कोई विधानसभा भंग है, कोई लोकसभा भंग है, ठीक है, किसी राज्य की विधानसभा भंग है या लोकसभा भंग है, तो निर्वाचक मंडल पूरा कंप्लीट नहीं होने पर भी चुनाव नहीं रुकेगा, ठीक है, चुनाव नहीं रुकेगा, चाहे लोकसभा क्यों ना भंग हो, चाहे विधानसभा क्यों ना भंग हो, चुनाव नहीं रुकेगा, ठीक है। ऐसा भी आर्टिकल 54 बोलता है, ठीक है, चुनाव नहीं रुकेगा, ठीक है। अच्छा, चुनाव कराता कौन है? इलेक्शन कमीशन। कौन सा? चीफ इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, ठीक है, सेंट्रल इलेक्शन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। लेकिन अगर विवाद हो जाए तो कौन निपटारा करता बताया था? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चुनाव तो सीईसी कराता है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन। लेकिन अगर कोई विवाद हो जाए तो आर्टिकल 71 के तहत चाहे राष्ट्रपति को चाहे उपराष्ट्रपति का विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ जाके आप चैलेंज कर सकते हो। इतना पॉइंट दिया है। क्या बोल रहा हूँ? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं किसमें? प्रेसिडेंट के चुनाव में, ठीक है। इतना क्लियर है। पद्धति क्या है? कैसी पद्धति थी? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम था। एकल हस्तांतरीय अनुपातिक मत पद्धति, एकल हस्तांतरीय अनुपातिक मत पद्धति। और उसी में एक और शब्द जुड़ा हुआ है, गुप्त। ओपन नहीं, खुला नहीं, गुप्त। दो प्रकार के वोटिंग्स होते हैं, एक गुप्त एक खुला। मतलब आप अपना वोट किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और डिस्क्लोज किए तो फिर क्या है, वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। क्या वोट क्या इनवैलिड हो जाता है। तो राष्ट्रपति के लिए जो भी वोट करते हैं वो क्या इनवैलिड। अब पद्धति कैसे? मैं बोला सिंगल ट्रांसफरेबल क्यों? क्योंकि वोट्स ट्रांसफर होते हैं। आपको ऐसा नहीं कि मैं इसको पसंद करता हूं तो इसको दे दिया वोट। जैसे 4 लोग भी खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, तो प्राथमिकता के तौर पर वोट दी जाती है राष्ट्रपति में। सपोज ए बी सी डी लोग हैं तो ए सी डी बी इस प्रकार से प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। अब ए को मिले सपोज 100 वोट में से 30 वोट मिले, 30% वोट मिले, ठीक है। तो इसमें किसी का जीत नहीं गया, लास्ट वाला जो पर्सन आता है जिसको सबसे कम वोट मिले, उसके में देखते हैं कि उसको कितने लोगों ने पहली प्राथमिकता दी थी, है ना। तो उसको हटाने के बाद जो दूसरी प्राथमिकता रहती है वो जिन जिन लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाती है उसमें वोट ट्रांसफर कर देते हैं। ये पढ़े थे, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रांसफरेबल, ठीक है, वोटिंग सिस्टम। और अनुपातिक क्यों बोलते हैं? प्रोपोर्शनल क्यों बोलते हैं? प्रोपोर्शनल इसमें बोलते हैं क्योंकि एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है 51% का, मतलब 50% से थोड़ा सा ऊपर आपको लाना है, तब जाके वो राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा, ठीक। इसके लिए क्या करते हैं बोला, बाकी लोग को हटाते जाते हैं और उनके वोट्स को दूसरे को ट्रांसफर करते जाते हैं। यही था क्या पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ठीक है। कार्यकाल कितने साल का राष्ट्रपति का? 5 साल, ठीक। कितने साल राष्ट्रपति? आर्टिकल 56 बहुत सारी बात करता है। आर्टिकल 56 में पहली बात थी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 56 साल का होगा, ऐसा ही। आर्टिकल 56 में 5 साल होगा, 5 होगा। अब किसी कारणवश, आर्टिकल 56 में बताया किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, चाहे वो इस्तीफा दे दे, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या उसको महाभियोग से हटा दिया जाए, ठीक है, महाभियोग से हटा दिया जाए। तो ये महाभियोग वर्ड या महाभियोग शब्द कहाँ उल्लेख है? 56 में, ना कि 61 में, ठीक है। महाभियोग से संबंधित महाभियोग का वर्ड जो उल्लेख है वो किसमें? आर्टिकल 56 में, ठीक। तो आर्टिकल 56 में महाभियोग शब्द यूज है, ये याद रखना, ठीक है। तो किसी भी तरीके से पद खाली हो जाए, ठीक है, पद खाली हो जाए तो चुनाव कितने महीने के भीतर कराने होंगे? 6 महीने। अच्छा, राष्ट्रपति नहीं है तो कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये काम करते हैं। इतना क्लियर था। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति का चुनाव जैसे ही 5 साल का खत्म होने वाला है तो उससे पहले कराया जाता है, ठीक है, 5 साल का टेन्योर खत्म होने वाला है उससे पहले कराया जाता है ताकि उसका पद खाली ना रहे। लेकिन किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करा पाया जा सका था तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। तो पुराना राष्ट्रपति संभालता है, ठीक है, पुराना राष्ट्रपति आगे तक संभालेगा। तो ये भी बात दिया गया है, ठीक है, अगर किसी कारणवश चुनाव नहीं करा पाए तो पुराना राष्ट्रपति ही कार्यभार संभालेगा, ठीक है, इतना क्लियर। आगे देखते हैं आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 रीइलेक्शन की बात करता है, पुनर्निर्वाचन की बात करता है। तो कोई टाइम हाँ अभी 10 मिनट पहले तो हम लोग को पता है डेट है। हाँ डेट है कैसे उनमें जानकारी कंजक क्या समझ कर डेटा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति एक बार से ज्यादा के कार्यकाल के लिए बन सकता है, ठीक है, एक बार से ज्यादा बार चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा बार चुनाव लड़ सकता है। और ऐसा कौन सा आर्टिकल बोलते हैं? आर्टिकल 57। तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति एक से ज्यादा बार बन सकता है, इसका उल्लेख संविधान में है क्या? हाँ है। कौन सा आर्टिकल करता है? 57। तो राष्ट्रपति एक बार कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है, इतनी बात क्लियर, और ये संविधान में मेंशन किया है। ठीक ऐसे ही पॉइंट उपराष्ट्रपति के लिए भी है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन उसका किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, संविधान में वो बात मेंशन नहीं है, लेकिन बन सकता है, ठीक है, कोई रोक नहीं लगाई है तो बन सकता है, ठीक, लेकिन अलग से किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के संदर्भ में ये बात मेंशन है, कौन से आर्टिकल में? 57 में, ठीक है। अब आर्टिकल 58 बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, योग्यता की, कि कौन राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है, कौन राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। तो क्या योग्यता दी थी? भारत का क्या हो? द इंडियन द प्रेसिडेंट ऑफ अ सिटीजन होना चाहिए, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का जो संविधान वो होना चाहिए, और उसमें क्या बोलते हैं 35 ईयर का ओल्ड, मतलब वो रहता है, और एक क्या, और वो क्या बोलते हैं, सही बोल रहे हो। देखिए 4 क्वालिफिकेशन की बात करता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, हाँ, लेकिन जन्म से नागरिक होना चाहिए कि सिटीजन होना चाहिए? जैसे मूल रूप से दिया तो गलत, जन्म से दिया तो गलत, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, नागरिक होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से या जन्म से, ऐसा एक बार क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है, तो वो ध्यान रखना, क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे बाद में बन जाए। दूसरा बात, मिनिमम 35 ईयर और मैक्सिमम, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, 100 साल हो जाए तो भी बन सकता है, ठीक है, मिनिमम 35 साल ये है, ठीक है, मिनिमम 35 साल का होना चाहिए। तीसरी बात क्या बोलता है? वो लोकसभा का मेंबर, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो कि हो, योग्यता रखता हो, बने ऐसा नहीं है, ठीक है, कि कोई लोकसभा का सांसद है, लोकसभा का मेंबर है, वो बन रहा है ऐसा नहीं, उसको तो फिर वो पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है, ठीक। तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऐसा बात करता है आर्टिकल 58। तो क्या देखिए, भारत का नागरिक हो, मिनिमम 35 साल की आयु हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि लोकसभा सदस्य हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो रखता हो, ना कि लोकसभा का सदस्य हो, ठीक। वैसे ही उपराष्ट्रपति में भी देखेंगे, भारत का नागरिक है, 35 साल का, ये सब तो मिनिमम शर्तें हैं उसकी, भारत का नागरिक हो, 35 साल हो, और वहां पे लोकसभा की जगह उपराष्ट्रपति के लिए क्या दे दिया हुआ है? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, ठीक है, बस ये डिफरेंस है योग्यता में। राष्ट्रपति की बात करता है, लोकसभा का, ठीक है। और क्या है? लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, क्या एक प्रकार से सीधा बोलो सरकारी नौकरी समझ लो, ठीक है, सरकारी नौकरी एक लाभ का पद हो जाता है, ठीक है, या अगर अन्य भाषा में समझाऊं तो ऐसा पद
जिसमें आप सरकार से वेतन लेते हो या सरकार से सहायता प्राप्त करते हो, तो फिर ऐसे पद अगर राष्ट्रपति बने तो अपने आप को फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें कौन करता है? आर्टिकल 58, ठीक है। क्वालिफिकेशन बताया, भारत का नागरिक हो, मिनिमम 35 साल की आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि लोकसभा का सदस्य हो, और ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, लाभ के पद धारण नहीं करना चाहिए। इतना क्लियर। अभी क्या होता है ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट? कोई समझाया है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन समझाया है कौन कौन से पद लाभ के पद में आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पद लाभ के पद में आते हैं, संविधान इसकी बात नहीं करता, लेकिन इसकी जरूर बात करता है कौन कौन से पद लाभ के पद में नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से नहीं गिने जाएंगे, कौन कौन से हैं वो तो नहीं बताया। तो पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्री, चल जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स। कैसे मिनिस्टर्स? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री, ठीक है। इन लोगों को लाभ के पद के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल भी है, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल, राज्यपाल मतलब गवर्नर, ठीक है। और केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, ठीक, इतना क्लियर। तो वैसे ही अगर बोला जाए कि सपोज मैं लाभ के पद पर हूँ, ठीक है, मैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना चाहता हूँ और ये सारी 3 ऊपर की क्वालिफिकेशन पूरा करता हूँ, ठीक है, योग्यता रखता हूँ। अब बात आ रही है ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, तो मुझे रिजाइन देना पड़ेगा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, अपने ये पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही कोई सांसद हो, विधायक हो जो मंत्री नहीं हो, सांसद हो, विधायक हो और मंत्री नहीं हो, वो लड़ूंगा बोलेगा चुनाव, तो ये 3 क्वालिफिकेशन पा रहा है, चौथा नहीं पूरा करेगा जब तक वो पद में रहेगा, ठीक है। उसको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पहले से प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, और आपका मिनिस्टर्स है, गवर्नर है, तो उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वैसे जैसे रामनाथ कोविंद बने, वो बिहार के राज्यपाल थे, उस टाइम बिहार के राज्यपाल थे, तो वो चुनाव लड़े, तो उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, सॉरी चुनाव लड़ने बोलता हूँ, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक। वैसे कोई मंत्री है, उसको भी लाभ के पद पर नहीं गिना जाता, तो वो भी चुनाव लड़ सकता है बिना इस्तीफा दिए। लेकिन मंत्री भी एक सांसद है, ठीक है, लेकिन अन्य सांसद जिसके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई मिनिस्ट्री होल्ड करके नहीं रखता है, कोई मंत्री नहीं है, तो वो चुनाव लड़ने से पहले उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 59 में कुछ शर्तें दी हुई। आर्टिकल 60 बात करता है शपथ की, ओथ की, ठीक है। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, शेड्यूल जब पढ़े थे हम 12 शेड्यूल, तो उसका कोड याद किए थे, पहले नाम बनाएंगे, पैसे कमाएंगे, शपथ लेंगे, बांटने का, ठीक है। कहाँ शेड्यूल एरिया में, और वहां से एटीएम जाएंगे, एटीएम में, तो ऐसे लाइन से शेड्यूल थे। पहला शेड्यूल किसकी बात करता था? नाम और लोकेशन की। नाम बनाएंगे, पैसे कमाएंगे। तो सेकंड शेड्यूल में क्या था? सैलरी, कुछ पदाधिकारियों की सैलरी थी, ठीक है। नाम बनाएंगे, पैसे कमाएंगे, शपथ लेंगे, शपथ बांटने का। तो फोर्थ में क्या था? एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो ये जो शपथ है शेड्यूल 3 में दिया हुआ है शपथ, इसमें कुछ पदाधिकारियों का शपथ का उल्लेख है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति किन किन पदाधिकारियों का शपथ का उल्लेख है शेड्यूल 3 में, तो उसमें ऑप्शन था प्रेसिडेंट का, ऑप्शन था वाइस प्रेसिडेंट का भी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट के शपथ का उल्लेख आर्टिकल में है, ना कि शेड्यूल में। प्रेसिडेंट के शपथ का उल्लेख किसमें? आर्टिकल में, ना कि शेड्यूल में। तो शेड्यूल में ना होकर इसका जो शपथ है वो कौन सा आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 60 में। क्या चीज की शपथ लेते हैं? संविधान की रक्षा, पहला, ठीक है, संविधान की रक्षा और लोक कल्याण, मतलब लोगों के कल्याण की शपथ लेता है, ठीक है। संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है, ठीक। कौन? राष्ट्रपति। अब ये महाभियोग, महाभियोग हम आम नागरिकों के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? अभियोग, ठीक है। लेकिन
राष्ट्रपति को जब निकालने की बात आए तो कौन सा शब्द यूज होता है? महाभियोग। इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कैसे रहता है, कैसे रहता है इम्पीचमेंट? देखिए इसका सीधा एक प्रोसेस है। इम्पीचमेंट वाला जो प्रस्ताव है किसी भी सदन में ला सकते हैं, ठीक है। दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दो सदन होते हैं। कीबोर्ड में करो रे, आ रहा है ना, ठीक है, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, इम्पीचमेंट का महाभियोग को प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। अब प्रस्ताव लाएंगे तो प्रेसिडेंट को बताना जरूरी है कि नहीं? किसी के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं तो नहीं बताएंगे, ठीक है, तो बताएंगे, ठीक है। पहली बात, राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है, ठीक है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है, उसको अवगत कराया जाता है, किससे? कि आपके खिलाफ महाभियोग की प्रस्ताव लाया जा रहा है, ठीक है। कितने दिन पहले लाया जाना है इसका कोई निर्णय होगा, नहीं होगा, बताएंगे नहीं, ताकि अपना बचाव तैयार कर सके। ऐसा थोड़ी कि आज रात कोई फोन करके भाई कल प्रस्ताव ला रहे हैं, उसको बचाव करने का मौका नहीं मिला। तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, बोलने का मौका दिया जाएगा, अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। तो 14 दिन पहले प्रस्ताव लाने, 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्म किया जाता है, किनको? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित में इन्फॉर्म किया जाएगा। अब 14 दिन पहले, किस 14 दिन से पहले वो भी बताना होगा, ठीक है, उसके ऊपर भी प्रश्न बनते हैं। 14 दिन प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले, कि प्रस्ताव पे चर्चा करने से 14 दिन पहले, क्या हो सकता है? प्रस्ताव चर्चा करने पे, ठीक है, प्रस्ताव पे चर्चा करने के 14 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है, इन्फॉर्म किया जाएगा किसको? राष्ट्रपति को। तो किसी भी सदन में ला सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में, लेकिन उनको 14 दिन पहले का नोटिस देना होगा। और किस 14 दिन से पहले? तो प्रस्ताव पे चर्चा करने के 14 दिन पहले। ये बात क्लियर, ठीक है। आर्टिकल 61 महाभियोग में ये प्रोसेस बताया गया, ठीक है। अब प्रस्ताव ला लिए, ठीक है, पास कैसे करेंगे? किसी भी एक सदन में आया, ठीक है, उस सदन के टोटल मेंबर, जैसे लोकसभा में 245 है ना, जितने भी मेंबर हो, टोटल मेंबर उपस्थित हो या नहीं हो, उसे कोई नहीं, टोटल मेंबर के 2/3 से पास होना चाहिए। अब 2/3 बोल दिया तो ऐसा नहीं कि टोटल मेंबर का आधे से ज्यादा और उपस्थित में मतदान करने वाले का 2/3, प्रेजेंट वोटिंग का 2/3, ऐसा नहीं है। वो सारे प्रोसेस किसमें थे? 3 जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताया था, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये जो बताया था वो संविधान संशोधन वाला था, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के वोटिंग मांगता है, अलग अलग प्रकार की मेजोरिटी मांगता है। राष्ट्रपति वाले में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया? टोटल मेंबर का 2/3। जैसे टोटल मेंबर 545 है तो उसका 2/3 होगा, ठीक है। 1090 का 3 से डिवाइड कर देना, जो भी आएगा उतने मेंबर से पास होना चाहिए प्रस्ताव, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ? ना सिंपल मेजोरिटी, ना स्पेशल मेजोरिटी, ना स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या बोला? जिस मेंबर जिस सदन में लाएंगे, जिस हाउस में लाएंगे, चाहे लोकसभा और राज्यसभा, उसके टोटल नंबर कितने हैं वो काउंट किया जाएगा, उसके 2/3 इतने लोगों से पास होना चाहिए, चाहे कोई उपस्थित हो या ना हो, उतने लोगों से कम पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर पास हो गया, दूसरे सदन में भी जाएगा, दूसरे सदन में भी सेम है, दूसरे सदन में भी सेम क्राइटेरिया है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले से कोई लेना नहीं, सिंपल मेजोरिटी से कोई लेना नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से कोई लेना नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या? टोटल मेंबर के 2/3, ठीक है। सेम प्रोसेस ये रहेगा, इससे पास हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। टोटल मेंबर का 2/3 ये क्राइटेरिया है, इससे पास होना चाहिए, तब जाके उसको राष्ट्रपति के पद से हटाया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर। अब ये तो बात हो गई, इसको हटाया कैसे जाएगा। इस प्रोसेस को, इम्पीचमेंट के प्रोसेस को क्वासी जुडिशियल भी बोला जाता है, क्वासी जुडिशियल, हिंदी में बोलते हैं अर्ध न्यायिक। इस प्रोसेस को क्वासी जुडिशियल प्रोसेस भी बोला जाता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अभी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। जैसे एक हाउस में, जिस हाउस में प्रस्ताव लाया जा रहा है ना, तो अगला हाउस क्या कर सकता है, उसके बारे में एक जांच कमेटी बना सकता है, जांच समिति बना सकता है, ठीक है।
जांच समिति बना सकता है जो जांच करेगा कि सच में ऐसे कुछ उल्लंघन किए कि नहीं, ऐसा काम किया कि नहीं जिसके तहत उसको हटाया जा रहा है, नहीं हटाया जा रहा है, ठीक है। तो ये समिति बनाई जाती है, ठीक है। उस समिति को कई सारी न्यायिक शक्तियां भी मिली होती है, जो न्यायालय को मिली होती है ना, कई सारी न्यायिक शक्तियां उस कमेटी को भी मिली होती है, ठीक है। तो पूरी न्यायिक शक्ति नहीं मिली, कुछ शक्तियां मिली होती है, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर मिल जाता है, ठीक है। इसलिए उसको क्वासी जुडिशियल बोला जाता है या फिर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। इतना क्लियर। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एक कमेटी बनती है इसकी जांच करने के लिए कि हाँ राष्ट्रपति ने ऐसे कुछ कार्य किया कि नहीं किया, ठीक है, उस कमेटी को कुछ ना कुछ जुडिशियल पावर मिले होते हैं, ठीक है, कुछ शक्तियां उसको मिली होती है, इसलिए उसको क्वासी जुडिशियल बोला जाता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कंप्यूटर में क्वासी लैंग्वेज क्या था मालूम? हाँ, कंप्यूटर में क्वासी लैंग्वेज पढ़ा था कंप्यूटर। ऐसा लैंग्वेज इसके लिए फिर ट्रांसलेट करने की जरूरत ना पड़े, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कह सकते हैं ना यार, ये है। ठीक है, इतना क्लियर। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया देख रहे हैं। महाभियोग टोटल मेंबर का 2/3, ठीक है, बस यही प्रक्रिया है, ना सिंपल मेजोरिटी ना स्पेशल मेजोरिटी, सिर्फ और सिर्फ टोटल मेंबर का 2/3, ठीक है। लोकसभा से विधानसभा से पास हुआ तो उसको हटा दिया जाएगा, पद से इस्तीफा होना चाहिए। अब एक और बात, सपोज इसको हटाने में 2 महीने लग गए, आज समझ लो 1 जनवरी को इसके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाई गई, 31 मार्च तक चला, 31 मार्च को सब पास हो गया, राष्ट्रपति को हटा दिया। तो ये बताइए इन 2 महीने 3 महीने, इन 3 महीने में राष्ट्रपति ने जो काम किया होगा, इन 3 महीनों में वो इनवैलिड होगा कि वैलिड होगा, क्या होगा? सर वो वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड होगा। इनवैलिड वैलिड कि उसको तो हटा दिया तो काम सर जब तक वो रहेगा तब तक वो वैलिड ही रहेगा, जिस दिन हटाएगा उसके बाद से होता है क्या? ठीक, बस यही बात बताना चाह रहा हूँ। प्रेसिडेंट जिस दिन हटेगा उसके पहले या प्रस्ताव लाया जा रहा है उससे पहले, उसके बाद से इम्पीचमेंट लाने तक, ठीक है, उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य रहेंगे, ठीक है, उसके द्वारा किए गए कार्य क्या रहेंगे? मान्य रहेंगे, वैलिड रहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर? ठीक है, क्या बोला इम्पीचमेंट में? पहली बात लाने की प्रक्रिया, जब प्रस्ताव लाया जाएगा उससे पहले कितने दिन पहले नोटिस देना है? प्रस्ताव पे चर्चा करने से पहले 14 दिन, ना कि प्रस्ताव लाने, ठीक है, प्रस्ताव पे चर्चा करने के 14 दिन पहले, ठीक है, नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। पास कैसे होगा? टोटल नंबर कब होती है, ना सिंपल ना स्पेशल ना वो थर्ड वाला कैटेगरी, वो संविधान संशोधन में। सर जो टोटल नंबर ऑफ जो बताए हैं उसको डिवाइड करने बोले थे ना किसी से, तुमको क्या वो मैं बोल रहा था, देखिए टोटल नंबर लोकसभा में जैसे 545 है, तो उसका कैलकुलेशन अलग नहीं पूछेगा, बस इससे पास होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले जैसे संविधान संशोधन बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं, संविधान संशोधन विधेयक, इसमें सिंपल मेजोरिटी से पास की जाती है, स्पेशल मेजोरिटी से पास की जाती है, तो वहां पे क्राइटेरिया अलग है, इसका क्राइटेरिया अलग। क्लियर? और क्या बोला? प्रस्ताव लाए, इस प्रक्रिया को जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको क्या बोला जाता है? कासी जुडिशियल। क्या बोला जाता है? कासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो कमेटी बनती है जांच करने के लिए, ठीक है, वो कमेटी को कुछ न्यायिक शक्तियां भी हासिल होती है, ठीक है, कुछ न्यायिक शक्तियां भी मिली रहती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कासी जुडिशियल। इतना क्लियर? ये हुआ क्या? आर्टिकल 61 का समापन। एक और आर्टिकल के बारे में पढ़े थे ना, आर्टिकल 72 क्या था बताइए? पार्डनिंग पावर, ठीक है, क्षमादान की शक्ति है, पार्डनिंग और क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति किसी की फांसी की सजा माफ कर सकता है, ठीक है, फांसी की सजा माफ कर सकता है, कम कर सकता है, उसको उम्र कैद में बदल सकता है, किसी प्रकृति चेंज कर सकता है। देखो सजा भी एक कठोर सजा और नॉर्मल सजा रहती है, उसकी प्रकृति को चेंज कर सकता है, ठीक है, फांसी की सजा तक माफ कर सकता है, ठीक है, फांसी की सजा तक माफ कर सकता है, उसको कम कर सकता है, ठीक है, प्रकृति चेंज कर सकता है, नेचर चेंज कर सकता है, मतलब थोड़ा कठोर है उसको आसान सजा दे दी जाए, ठीक है, आसान मतलब स्ट्रेस लगाए उस प्रकृति चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स किसमें बोलते हैं? आर्टिकल 72। अब एक और चीज पूछते हैं,
अभी आगे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति में बोला एक आर्टिकल 74 है जिसमें बोला गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। बस वही उसकी पावर छीन लेता है राष्ट्रपति की स्वतंत्र शक्तियां वहीं में छीन जाती है जहां पे वो बोल देता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। तो पूरा का पूरा पावर किसके पास ट्रांसफर होता है? मंत्रिपरिषद पे। तो राष्ट्रपति के कुछ काम ऐसे हैं जो वो अपने स्वविवेक से कर सकता है, स्वविवेक से, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, ठीक है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। और राष्ट्रपति उसकी स्वविवेकी शक्ति बुलाता है, ठीक है, स्वविवेकी शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। और दूसरा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही लेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, अपना मर्जी नहीं चलाएगा, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये जो माफ करने की शक्ति है वो सोच के बताओ, माफ करने की शक्ति उसका डिस्क्रिशनरी पावर होगा कि मंत्रिपरिषद की सलाह से करता होगा? माफ करने की शक्ति जो सर्वोच्च पद को मिला हुआ, बताइए सर जी। आपका शुभ नाम? सूर्यकांत वर्मा। सूर्यकांत, बताइए सर, उसकी माफ करने की शक्ति क्या होती होगी? स्वविवेक की शक्ति, अपने खुद की मर्जी से माफ करेगा कि मंत्रिपरिषद की सलाह से माफ करता होगा? वेरी गुड, खुद से नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। क्या ये हीरोइन ऐसी दूसरे का देख के हाँ मैं सारे दिन झगड़ा रही झगड़ा कर देती, ठीक है। आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर मिला हुआ है, क्षमादान की शक्ति बोला जाता है उसको, ठीक है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उसमें फांसी की सजा तक को माफ कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन इसकी स्वविवेकी शक्ति नहीं है। अब कौन सी स्वविवेकी शक्ति है, कौन सी नहीं है? कितने सारे को याद करते रहेंगे, ठीक है, कितने सारे को याद करते रहेंगे। तो क्या याद करना है? जैसे बचपन में बताया ट्रू फॉल्स, 50 ट्रू फॉल्स में 10 अगर ट्रू है तो ये 10 को ट्रू को याद कर लो, बाकी 40 फॉल्स, ऐसे करते थे बचपन में स्कूल में, तो ऐसे ही ठीक आपको भी क्या करना है, डिस्क्रिशनरी पावर जो है राष्ट्रपति के उसको याद कर लेंगे 4-5, ठीक है। बाकी जितने पावर सब के सब डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, या मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। इतना क्लियर हुआ कि ठीक? और घर जाके पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? रीजन करना भाई, पॉलिटिक्स तो एक बार में समझ नहीं आता। नमस्ते हार्दिक शुभकामनाएं, एकदम सलवार सूट पहन के आ। इधर आज कॉलेज है नहीं है? रुकना ठीक करेंगे सर वो तो नॉमिनेटेड है, वो तो वोट देते हैं। किसने? ओके ठीक है, वोट किसने कौन देगा ये बताना मुझे। जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव होता है, इलेक्शन जो बना हुआ ना, इलेक्शन क्या बोला, इलेक्टेड कॉलेजियम, ठीक है, निर्वाचक मंडल, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करते बोलता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बोला था, ठीक है। विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के ना कि विधान परिषद, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, इतने लोग भाग लेंगे बोलते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? वो बताया एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, खुद लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर रहा है, वो 12 लोगों को नियुक्त कर रहा है, नॉमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो अब उन्हीं लोग वोट करने में उतर जाए तो राष्ट्रपति का फेवर कर देंगे, राष्ट्रपति का फेवर करेंगे, ठीक है। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो जाएगा, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो जाएगा, इस लोगों को पार्टिसिपेट नहीं किया। अब ये बताइए, आप अपना स्वविवेक इस्तेमाल कीजिए, बताइए जब चुनाव में लोग भाग ले रहे हैं तो ये जो अर्धनैतिक सर क्या बोलते उसको, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो पास हो रहे इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, इसके इम्पीचमेंट में कौन कौन भाग लेंगे? जो चुनाव है, जो चुनाव कर रहे हैं उन्हीं लोग भाग लेंगे? नहीं लेंगे, उन्हीं लोग को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो बताइए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है उसके इम्पीचमेंट में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे? चुनाव में ले रहे हैं तो इसमें लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, ठीक है, वेरी गुड। दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे नहीं लेंगे? लेंगे। लोकसभा राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड है उन लोग नहीं लिए थे, अब लेंगे कि नहीं लेंगे? वेरी गुड, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है।
यहाँ बता रहा हूँ टोटल नंबर लोकसभा के क्या, टोटल नंबर राज्यसभा के, टोटल नंबर। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस में कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। कहीं पे भी निर्वाचित और नॉमिनेटेड का फर्क नहीं किया है, तो ये बात ध्यान रखना है। निर्वाचन में भले नॉमिनेटेड लोग भाग लेता हो, विधानसभा के एक सदस्य भाग लेता हो, लेकिन इम्पीचमेंट में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, इसके फुल मेंबर, टोटल मेंबर, ठीक है, इतने समझ आए। तो निर्वाचन में तो ये भाग लेते हैं, इसको कई बार रख लिए, लेकिन इम्पीचमेंट में, महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। अब सभी सदस्य में कौन भी आ जाएगा? ये 545 में, ये 545 की है ना कि 543, तो इसमें दो वो भी शामिल हो गए ना, लोग एंग्लो इंडियन, ठीक है, तो वो भी भाग लेते हैं। टोटल देखा जाए लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, मतलब जितने सांसद हैं सब के सब भाग लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब पूछा जाए कि ऐसे कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में, इलेक्शन में तो भाग लेता है लेकिन इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेता? कौन कौन होंगे जो इलेक्शन में भाग लेता है, इलेक्शन में भाग लेता है लेकिन इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेता? सोच के बताओ। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जाता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लिए थे क्या? इसमें है नहीं है, तो कौन है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पुदुचेरी को भी इसमें शामिल करना। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इलेक्शन में भाग लेते हैं लेकिन इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेते, ठीक है। अब एक और तरीके से पूछा जा सकता है, ऐसे कौन पर्सन है जो इलेक्शन में तो भाग नहीं लेते लेकिन इम्पीचमेंट में लेते हैं? कौन है? नॉमिनेटेड, एंग्लो इंडियन नहीं, नॉमिनेटेड, ठीक है। वहां पे एंग्लो इंडियन वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि जो निर्वाचित होकर एंग्लो इंडियन आएगा वो पार्टिसिपेट कर सकता है। डेरेक ओब्रायन बताया था, डेरेक ओब्रायन ने 2015 के 2015 के चुनाव में भाग लिया था। डेरेक ओब्रायन वो एंग्लो इंडियन था, लेकिन वो वेस्ट बंगाल से निर्वाचित होकर आया था, ठीक है, इलेक्टेड था, इसलिए उसने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे कौन से मेंबर हैं या ऐसे कौन से पर्सन है या ऐसा कौन सा यूनिट है जो इलेक्शन में भाग नहीं लेता लेकिन इम्पीचमेंट में भाग लेता है? तो नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर, याद रहे। और किसी को समस्या कोई इसमें? राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट कुछ करो ना करो, व्यापक के लिए राष्ट्रपति जरूर करना, ठीक है। अभी आगे और पढ़ेंगे भी, देखना जो मंडी इंस्पेक्टर का पेपर भी था ना, उसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे पॉइंट्स पूछ देते। राष्ट्रपति हो गया, भाग 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति क्या सहायक ग्रेड 3 में भी मैं दिया था, पेपर में लाया हूँ पेपर भी, तो उसमें भी मतलब आया था। आप जो अभी 11 वाला बता रहे थे ना, जिसमें 11 रहते हैं इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट वाले में, वो वाला भी क्वेश्चन आया था सर। 11 वो जो बताया नहीं कि उनमें शामिल रहते हैं करके, जो अच्छा मैं लाया पेपर है उसे, मैं भी लाया था, मेरा सेट भी आया था। अच्छा ठीक, डस्टर लाना पड़ेगा। ये दुकान खुलता नहीं, तो सुबह नहीं खुलता अभी तो दीदी तो लाऊंगी वो लिखी वो वाला नहीं है, सवाल है वो सही में तो बना के मत ला दे वो करे। सब डेट भी डाल देखो सर। ये वाला क्वेश्चन, राज्यसभा के जो कितने मेंबर होते हैं ना स्टेट में, ये वाला, ये तो छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है। राज्यसभा में कितने छत्तीसगढ़ का ही है। यहाँ छत्तीसगढ़ से कितने सांसद चुन के जाते पता है? 16 सांसद चुन के जाते हैं, 11 लोकसभा में, 5 राज्यसभा। तो कितने सांसद चुन के जाते हैं बोलेगा तो 16। लोकसभा में कितने सांसद चुन के जाते हैं बोलेगा तो 11। राज्यसभा में कितने सांसद चुन के जाते हैं? 5। पिछले कार्यकाल में क्या, हाँ पिछले कार्यकाल में ताम्रध्वज साहू था ना, दुर्ग लोकसभा से ताम्रध्वज साहू था, जीत के गया था, फिर उसने विधायक मंत्री बन गए। उसमें क्या लोकसभा पूछा, राज्यसभा पूछा था? राज्यसभा में पूछा था। राज्यसभा में 5 चुन के जाएंगे, ठीक है, 5 होगा ना, राज्यसभा में 5, ठीक है। क्लियर, कोई समस्या नहीं? कल से सब 7:30 बजे आना था।
कोई लेट मत करना, फिर छूटेगा फिर दिक्कत होगा, समझ आने नहीं आएगा, ठीक है। सर इसका आंसर क्या आएगा? What are the main forms to slow down of economic in Indian presidents? इसका सुस्ती मारा हूँ मैं, सुस्ती या मंदी में कंफ्यूजन हो रहा था, सुस्ती या मंदी में कंफ्यूजन हो रहा था। रिसेशन लिया हूँ मैं आंसर, रिसेशन लिया हूँ मैं। कुछ सर लोग आंसर क्या आएगा? सही आंसर क्या है? वही बोलो, कंफ्यूजन है उसमें, गूगल में भी सर्च कर सर मैं गूगल में सर्च किया तो उसमें मंदी दिखाया था, तो मैं मंदी लगा के आया था, तो मेरे को लगा सही होगा ऐसे करके, तो फिर पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। उसे रिसेशन भी दिखा रहा था, डिप्रेशन भी दिखा रहा था, डिप्रेशन भी दिखा रहा था ना, और दोनों दोनों मिल रहा दोनों दिखा रहा था, मैं एक लगाया हूँ, सही तो है क्या? था। आप लगाए तो सही हो गया। सर आप भी भरे थे क्या पेपर का? हाँ मैं भी दिलाना, मैं भी चालू किया। आपका कौन सा सेट आया था? सेट तो याद नहीं सर, डी। सर इसका वो आ गया क्या मार्कशीट? आंसर भी बोलते, हाँ मतलब मंडी का है, इसका नहीं आया ना अभी। ठीक है, इतना किया राष्ट्रपति पद का, ठीक है। शुरुआत से रीजन, और बेटा पढ़ के आया करो, है ना। राष्ट्रपति बोलता हूँ, पॉलिटिक्स पे अच्छा पकड़ हो जाएगा, ठीक है। अपना पकड़ है इसलिए पकड़ बनवा दे, अपना पकड़ है इसलिए पकड़ बनवा दे, ठीक है। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स तगड़ा हो जाएगा, और ज्योग्राफी में जितना याद किया उतना तो चलो दिमाग बच जाएगा। प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल पढ़ क्या पुराना पढ़े हो नहीं पढ़े, पढ़ते हो नहीं पढ़ते क्या? सर क्या बोले? प्रियम्बल प्लम्बर इसी में ही ना? प्रियम्बल ये राष्ट्रपति का है, रिवीजन करा रहा हूँ पूरा। अच्छा रिवीजन शुरुआत से जो पढ़े ना, प्रियम्बल प्रस्तावना उद्देश्य का, ठीक है। प्रियम्बल इधर सुनना में बताओ, संपूर्ण किसको, भारत के संपूर्ण क्या बनाने के लिए? PhD बनाने के लिए। पहला प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। कैसा न्याय दिलाने के लिए? सामाजिक, आर्थिक, कैसी स्वतंत्रता, और यही याद है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। और आगे व्यक्ति की गरिमा, भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियम आत्मर्पित करते हैं। ये था, ये याद होना चाहिए, ठीक है। पूरा प्रियम्बल याद नहीं किया तो ये कीवर्ड्स तो याद होनी चाहिए। इसमें मैं क्या बोला, इस्पात 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जुड़ा गया था। इस्पात, SP, S से समाजवादी, P से A से अखंडता, A से अखंडता। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जुड़ा हुआ है। और 42वां संविधान संशोधन कंफ्यूज होता है कौन सी ईयर में है, तो 4 + 2 6 होता है 1976, और 4 + 4 8 होता है 1975। पालकी वाले ने क्या बोला? परिचय पत्र। और जन्म कुंडली किसने बोला? मुंशी ने बोला। संविधान का भाग नहीं माना गया था बेरूबारी वाद में। बेरूबारी केस देखे थे, बरी कर दिया करके याद कहते हैं। केशवानंद में माना गया, और बम्बई वाले में भी आधारभूत संरचना उसको माना गया। ठीक, प्रियम्बल था, प्रियम्बल लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? उद्देशिका या प्रस्तावना लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? अमेरिका से, ठीक है। और भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया। पार्ट 1 क्या था? इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, भारत और उसके राज्य क्षेत्र। कितने आर्टिकल कहाँ से कहाँ से? 1 से 4। एक में क्या था? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। 3 चीजें आती थी, पहला राज्य, दूसरा केंद्र शासित, तीसरा आर्टिकल 2 क्या था? बाहर से कोई जुड़े तो उसकी प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? संसद कानून बना के करेगा। आर्टिकल 2 में क्या इंटरनल कुछ करना है, 2 राज्यों को जोड़ना है, तोड़ना है, नाम बदलना है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 3 में। क्या प्रोसेस है? संसद कानून बना के करेगा। आर्टिकल 4 में क्या दिया हुआ है? ठीक है। 2 और 3 में जो संशोधन होंगे उसको आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाए। तो संविधान में संशोधन कितने प्रकार के? 3। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने प्रकार के? 2, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी को काउंट नहीं करता, और ये 2 और 3 में भी जो पास होते हैं बिल वो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर पार्ट होता है। आर्टिकल 2A बताया था, देखो सिक्किम उस टाइम भारत का राज्य नहीं था, इंदिरा गांधी फिर भी उसको मिलाना चाहती थी, तो बताया था कि अब कैसे शामिल किया जाए। अब सिक्किम से लड़ भी नहीं जाए तो अर्जित प्रदेश भी नहीं हो सकता था,
राज्य तो था नहीं, केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं था, तो उसको एक नया दर्जा दिया गया, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, सह राज्य की दर्जा दिया गया, 36th अमेंडमेंट 1975। ठीक है, इसके तहत इसको दर्जा मिला और सिक्किम शामिल। अगले साल ही 1976 मूड खराब हुआ किसका, इंदिरा गांधी का, 36वां से 10 लाई 2 को हटा दी और सिक्किम अंदर। ठीक है, ठीक है, सिक्किम अंदर। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य बना, बोला जाता है सिक्किम राज्य ऑटोमेटिकली स्वतः बन गया, लेकिन कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती किसी राज्य को बनाने के लिए, ये देखे थे। ठीक है, इसके अलावा और लोकसभा से अगर कोई बिल पास हो जाए, राज्यसभा में पेंडिंग हो और लोकसभा भंग हो जाए, बिल क्या हुआ, लैप्स नहीं, राज्यसभा से पास हुई तो नहीं होगा, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, राज्यसभा में पेंडिंग है, बिल लैप्स हो जाएगा। राज्यसभा से पास हो गया लोकसभा में और लोकसभा भंग हो जाए, लैप्स नहीं होगा। ठीक है, राज्यसभा से पास हो गया तो बिल लैप्स नहीं होगा। ये पार्ट 1 देखे थे। ठीक है, भाग 2 में क्या नागरिकता था, आर्टिकल 2 पार्ट 2 में नागरिकता था, सिटीजनशिप 5 से 11 की बात करता है। आर्टिकल 5 क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत बनने का स्टेटस। 7 में क्या है, इंडिया से 8 में क्या है, भारतीय मूल के व्यक्ति है। 9 में क्या है, नो एंट्री। ठीक है, क्या नो एंट्री, तो अगर कोई स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो यहाँ की नागरिकता हो गई है। ठीक है, क्लियर। 10 में क्या था, नागरिकता का बने रहना। 11 में, फिर भाग 3 किसकी बात करता है, मौलिक अधिकार, और भाग 4 डीपीएसपी। ठीक है, और 4A मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स किससे लिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज किससे लिए गए, रूस से। ठीक है, कैसे याद किए थे, घूस से याद किए थे। आप लोगों के लिए घूस था, हम लोग अलग होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में क्या दिया बताइए, वेरी गुड। 13 में क्या, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, और लॉस ऑफ कोई परिभाषित किए गए। 14 से 18 कौन सा, समानता का अधिकार, बढ़िया। 14 में क्या, विधि की समता किससे लिया गया, ब्रिटेन से। समान संरक्षण किससे, अमेरिका से। वेरी गुड। आर्टिकल 15 एक क्या बोलता है, धर्म निरज के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म निरज मतलब दा से धर्म, माँ से मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। ठीक। 15(2) क्या बोलता है, 15(2) सारे स्थान सभी के लिए खुल जाएंगे। 15(3) बच्चों महिलाओं के लिए चाहे तो राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(4) किसकी बात करते हैं, शिक्षा में आरक्षण। 15(5) हायर शिक्षा में, हायर एजुकेशन के आरक्षण। ठीक है। 15(6) 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा। 15(6) फिर 16 में क्या है, किसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इंडियन और 2 और जो ज्यादा धर्म जरा सो रहता है, प्लस ओरिजिन एंड रेसिडेंस, उद्भव और निवास के स्थान पर नहीं भेदभाव करेगा, मतलब रोजगार के समान अवसर प्रदान करेगा, ये बोलते हैं। ठीक है। और 16(3) में चाहे तो किसके आधार पर भेदभाव कर सकता है, निवास, जैसे कर्नाटक में है 371(j) के तहत। ठीक है। अब ये कर सकता है, कौन करेगा, संसद करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, कानून बनाकर। ठीक है, ये आर्टिकल 35 में मेंशन भी है। ठीक है, संसद करेगा कानून बनाकर, ना कि राज्य विधानसभा, संसद करेगा। ठीक है, किसी क्षेत्र के पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र के लोगों को देना चाह रहा है आरक्षण तो दे सकता है। ठीक है। फिर 16(4) किसकी बात करता है, नौकरियों में आरक्षण। 16(6) क्या है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, ईडब्ल्यू। ठीक है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, 19 वाक स्वतंत्रता। 19(1) क्या था, वेरी गुड। 19(1)(b) सम्मेलन है, इसका 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(f। 19(2) से लेके 19(6) तक क्या था, उसका मतलब रोक लगाई गई थी कि न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा बोल दी जिससे देश का संबंध खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मित्र देशों के साथ संबंध नहीं खराब होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें थी। एकता और अखंडता भंग नहीं होनी चाहिए देश की, एकता और अखंडता भी भंग नहीं होनी चाहिए देश की। कैसा भाषण, भड़काऊ भाषण दे दी जिससे झगड़ा हो गया, दंगा फसाद हो गया, तो ये सब भी आपको स्वतंत्रता पे रोक
लगाई जा सकती है, लगाओ। ठीक है। आर्टिकल 20 क्या, दो से सिद्धि संबंधी संरक्षण था। आर्टिकल 20 के अंदर 1 2 3 था। 20 1 में क्या है, सजा की सजा। उसके अपवाद की बात करेंगे जब पूरा कोर्स खत्म हो जाए। 20 2 एक क्राइम के लिए 2 बार सजा। राजीव गांधी का एग्जांपल था उसके, जो एक क्राइम के लिए एक ही सजा, मतलब एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी, ऐसा वो याद कराने में। एक क्राइम के लिए एक सजा वहाँ पे मेंशन है। अब राजीव गांधी का एग्जांपल दिया था, उसके जो हत्यारे थे उनको उनकी फांसी की सजा माफ हो गई इसी आधार पे। 20 3 क्या था, ठीक है, याद तो है सब। आर्टिकल 21 क्या था, प्राण एवं देश विदेश जाने का अधिकार 19 में शामिल है कि 21 में शामिल है विदेश में, वो जो घूमने वाला है भारत देश में। 21 ए क्या था, शिक्षा का अधिकार कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत। राइट टू एजुकेशन 2009, लेकिन वो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। आर्टिकल 22 क्या था, गिरफ्तारी संबंधी संरक्षण। 22 एक क्या था, कारण जाने, गिरफ्तार हुए तो कारण जाने का अधिकार, और तुरंत किसकी सहायता, नहीं सकता, मतलब वकील ले सकता है, ठीक है, सलाह ले सकता है, ठीक है। 22 2 में क्या था, 22 2 में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। 22 3 में क्या था, अपवाद, क्या अपवाद, कोई बाहर का नहीं, विद्युत दुश्मन देश के साथ। ऐसा नहीं कि अमेरिका वाला बढ़िया घूमने आया है उसको डाल दिया और सोते जा रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर अमेरिका से लड़ाई हो जाता है तब उसके नागरिक को पकड़े तो इसमें लागू नहीं होगा। या जो डिटेंटिव कानून, डिटेंटिव लॉ के तहत गिरफ्तारी। डिटेंटिव लॉ मतलब बता दिया था, टाटा पोटा बुर्ज कोका सब दुनिया भर के नियम उसमें लिखे हुए, ठीक है। क्या मतलब था उसका, कि कोई आशंका है भाई ये क्राइम कर देगा, बोल ही रहा है बम उड़ा दूंगा, बम से उड़ा दूंगा, नए साल में धमाका होगा, ठीक है। उसका इंतजार नहीं करेंगे धमाका करने का, पहले ही डाले और कल जो क्लास डंडा, ठीक है, तो इसमें लागू नहीं होगा। 22 3 में। 23 क्या था, बलात्कार, मानव का दुरुपयोग पर बलात्कार नहीं होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगा, ठीक है। 24 क्या, ठीक है, 14 साल से कम बच्चों का नियोजन नहीं किया जाएगा, मतलब उसको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 25 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, कहीं भी आचरण कर सकते हो, है ना, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस ये भी है। और 26 में क्या है, संग्रह बनाना। 27 में क्या है, टैक्स नहीं मिलेगा किसी प्रकार का। 28 में क्या है, धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। 29 और 30 किसकी बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। 31 में क्या था जो हट गया, संपत्ति का अधिकार था, जो अब कौन से आर्टिकल में दिया, 300 ए, ठीक है, 300 ए में दिया, कौन से भाग में, 12, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार विधेयक का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स अ लीगल राइट, ठीक है। 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। पहला एक था परमादेश, परम आदेश, वी कमांड, उसका मतलब था मैंडमस, ठीक है। दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ससवी प्रस्तुत कीजिए। तीसरा क्या था, एक उत्प्रेषण था, एक प्रोहिबिशन था, और एक लास्ट को वारंटो, किस अधिकार से, अधिकार की इच्छा, किस अधिकार से बैठे हो, किस अधिकार से बैठे हो, ठीक है। आर्टिकल 33 क्या है, 32 तक याद है, 33 34 35 की याद नहीं करते। 33 क्या था, किसके लिए, सेना पुलिस बल के लिए, याद है, ठीक है, सेना पुलिस बल के लिए। अच्छा उसका सुन के फिर सेना वाली देखो, सेना या पुलिस बल के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है, उनको फ्रीडम दे दिए ज्यादा तो सीक्रेट बता देंगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 34 क्या बोलते हैं, कि मार्शल लॉ लगा तो क्षतिपूर्ति कौन कर सकता है, संसद करेगा, ठीक है। 33 में भी कौन करेगा, संसद। 34 में भी संसद। 35 में क्या दिया, पूरा संसद का पावर दिया हुआ है, चाहे वो 16(3) का पावर हो, चाहे 33 का पावर हो, चाहे 34 का पावर हो, ये फंडामेंटल राइट खत्म, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व डीपीएस भी देखे थे, क्या देखे थे याद है, 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट था। 37 में क्या था, 3 चीजें थी, 37 1 37 2 37 3। एक क्या बोलते हैं, ये कैसा नहीं, क्या नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं है। 37 2 क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, वाद योग्य भले नहीं है लेकिन फंडामेंटल है, मूलभूत है, शासन चलाने के लिए मूलभूत है। 37 3 में क्या बोलते हैं, कानून बनाकर राज्य इसको लागू करेगा। 38 में क्या है, कल्याण, 8 लोक कल्याण, 8 लोक
कल्याण है, ठीक है, कल्याण है, ठीक है। और इसी में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं। क्या हो गया श्रद्धाणु? चेहरे पे नहीं हंसी, ठीक है। 8 जहाँ पे आता है श्रद्धाणु खुश हो जाते हैं, ठीक है। 38, ठीक, हाँ 39 में क्या है तो ABCD 39 ABCDE 39 ए क्या है? महिला पुरुष को समान जीविका पर्यन। बी क्या? भौतिक संसाधनों का वितरण। सी आर्थिक विकेंद्रीकरण। डी समान कार्य के लिए समान वेतन किसको? स्त्री और पुरुष दोनों को। और ये बच्चे और स्त्री लोग ले। 39 ए क्या है जो बाद में जुड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। न्याय मिलेगा, फ्री न्याय मिलेगा, फ्री विधिक सहायता मिलेगी, ठीक है। 40 क्या? ग्राम पंचायत का गठन। 41 क्या? शिक्षा और काम का अधिकार। 42वां क्या? 42वां क्या? काम मिल गया। अब क्या? मानवोचित रसायन चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन चाहिए, ठीक है। 43वां क्या? पैसा वेतन, ठीक है। जीवन निर्वाह योग्य वेतन। ऐसा नहीं कि काम दे दिया और काम के बदले पूरा घंटों और काम करा रहे 10 रुपए, ऐसा नहीं। जीवन निर्वाह योग्य वेतन, ठीक है। इतना क्लियर। फिर 43 में क्या हो गया? 44 कॉमन सिविल कोड की बात करता है। 45 क्या? 0 से 6 वर्ष के एजुकेशन की बात करता है। 47 क्या? ST 46 क्या? ST और वीकर सेक्शन के लिए प्रावधान करता है। 47 क्या? तो हाँ, मादक द्रव्यों पर रोक लगाएगा और पोषाहार की व्यवस्था करेगा। 48 क्या? क्या? कृषि का ना 8 कृषि कृषि, ठीक। और वन्य जीव वाले था 48 कृषि और वो गाय के वध पे रोक लगाया, ठीक। 39 में क्या था? 49 नेशनल हेरिटेज संभालेगा। 50 में क्या था? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत था। 51 में क्या था? विदेशी शांति एवं सुरक्षा के संबंधी प्रावधान है, ये क्लियर। आर्टिकल 52 क्या था? राष्ट्रपति। 53 54 55 56 57 रीइलेक्शन पुनर्निर्वाचन। 58 योग्यता ठीक है। योग्यता शर्तें शपथ लाइन से याद रखिएगा। 61 क्या है? इम्पीचमेंट। 72 71 हाँ 72 समझ रहा, ठीक है। 71 नहीं पता, हालांकि मेंशन है, उस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, विवाद होगा, ठीक है। इतना याद होना चाहिए, घर में जाके रिवाइज करना, कल पूछूंगा, टेस्ट रहेगा पॉलिटी का। अच्छा यार सर, व्यापन का क्वेश्चन नहीं किया।